पाइथन लैंग्वेज की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप। तो ये पाइथन लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 7 पार्ट 1 होगा और इसमें हम स्टडी करेंगे डेटा टाइप की। तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स। पाइथन डेटा टाइप्स देखिए, वेरिएबल्स कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सभी बच्चे जानते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी न किसी वैल्यू को होल्ड करते हैं। वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वो वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, हेंस वी नीड नॉट डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट। हमें पाइथन लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली कैसी लैंग्वेज है? डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ओके, इस तरीके की लैंग्वेज है ये। The interpreter implicitly binds the value with its type। इंटरप्रेटर का ये काम है कि वो वेरिएबल को जिस तरीके की वैल्यू मिल रही है उस तरीके की वैल्यू को प्रोवाइड करा दे और उस तरीके से वो वेरिएबल काम करे। अब बात ये आती है कि क्या पाइथन लैंग्वेज में सपोज दैट जैसे हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 10, तो a एक ऑपरेंड है या एक वेरिएबल है और 10 एक वैल्यू है। तो 10 वैल्यू को हमने असाइन करा दिया a को। अब हम ये कैसे पता करें कि जो a वेरिएबल है ये a वेरिएबल ये फ्लोट टाइप का है या इंटीजर टाइप का है? हालांकि हमारे इंटरप्रेटर ने इस वेरिएबल को इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर दिया होगा। कैसे बाइंड कर दिया गया होगा? कैसे कि ये 10 वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू है, तो a जो है वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो गई होगी? इंटीजर में। तो अब ये कैसे पता करें? ये पाइथन लैंग्वेज ये कैसे बताए हमें कि ये जो a वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है या ये फ्लोट टाइप का है? तो इसका पता लगाने के लिए पाइथन लैंग्वेज में एक फंक्शन दिया गया है जिसको हम बोलते हैं टाइप फंक्शन। क्या दिया गया है भाई? टाइप फंक्शन। इस टाइप फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल के टाइप को पता लगा सकते हैं कि वो वेरिएबल किस टाइप का होगा। ओके, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल में लिखता हूं। सपोज दैट आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, ये आपने लिख दिया। ठीक है, एक वेरिएबल लिया b इज इक्वल टू और आपने लिख लिया हाय पाइथन। ये एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और एक वेरिएबल लिया c इज इक्वल टू 10.5। अब मैं अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से ये कैसे पता करूं कि a जो है वो किस टाइप का है? तो टाइप फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं। तो प्रिंट, आप जानते हैं प्रिंट के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? टाइप फंक्शन को। टाइप फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट पास कराना होगा। जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू आप जानना चाहते हैं, टाइप जानना चाहते हैं, वो आर्गुमेंट यहाँ पर पास करा दीजिए एंड देन आप एंटर करिए, प्रोग्राम को रन करिए। तो ये हमें ये बता के देगा कि जो a वेरिएबल है वो किस क्लास का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा क्लास इंट, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं हम अपने प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिखा a और a को वैल्यू मैंने दी सपोज दैट 23। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ वेरिएबल a इज इक्वल टू, जिस टाइप का भी होगा ये मुझे यहाँ पर बतला देगा। तो मैंने यहाँ पर किस फंक्शन का यूज किया? टाइप का, और टाइप के साथ इस वेरिएबल को यहाँ पर पास करा दिया। देखिए ये जो प्रोग्राम में ये आप लाइन देख रहे हो टाइप ऑफ वेरिएबल a, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक यूजर डिफाइंड स्ट्रिंग है। यूजर ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर टाइप किया है। तो यहाँ पर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो टाइप फंक्शन है। जब इस प्रोग्राम को आप रन करते हैं तो इसका आंसर दिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से। टाइप ऑफ वेरिएबल a इज इक्वल टू किस टाइप का है? देखिए इंट टाइप का। ठीक है, इसकी क्लास क्या है? इंट क्लास है। तो ये जो a वेरिएबल है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट कैसे काम कर रहा है? आप इंटीजर में।
बाई चांस सपोज दैट इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने क्या काम किया, ए की वैल्यू अब मैंने यहाँ पर 12.34 कर दी और फिर से मैंने इसी लाइन को यहाँ पर लिखा, इस तरीके से लिख दिया और फिर से मैंने पूछा क्या आप मुझे बताएंगे ए का टाइप क्या होगा। तो अब देखो ये क्या कहेगा, ऊपर कह रहा है टाइप ऑफ वेरिएबल ए इज क्लास इंट और नीचे कह रहा है उस वेरिएबल का टाइप क्या है, फ्लोट। यानी वेरिएबल ए की ही है, वेरिएबल ए की ही है जिसका नाम है ए, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट जब रन होता है तो वहां पर बताता है इंटीजर, लेकिन जब नीचे वाला स्टेटमेंट रन होता है तो वहां पर बताता है फ्लोट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय पर जो वैल्यू वेरिएबल को मिली उसी समय पर इसका टाइप डिफाइन हो गया। जैसे यहाँ 23 मिला तो ए जो है वो इंटीजर की तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पर इस लाइन में उसने बता दिया कि ये इंटीजर वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन पर हमने वैल्यू क्या प्रोवाइड करा दी, 12.34। तो 12.34 के अकॉर्डिंग ये कैसी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। तो ए वेरिएबल अब किस तरीके का बिहेव करेगा, फ्लोट वैल्यू की तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग को पता लगाना चाहते हैं तो सपोज दैट मैं तीसरी लाइन में फिर से लिखता हूँ, यही दो लाइनें मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करा देता हूँ। देखो स्ट्रिंग, मैंने कल भी आपको बताया था स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए डबल क्वेट्स का यूज करते हैं या सिंगल क्वेट्स का। अब देखो लास्ट वाली लाइन में आप देख रहे होंगे, अब ये ए वेरिएबल को किस तरीके का बता रहा है, एसटीआर। एसटीआर का मतलब स्ट्रिंग टाइप का। तो हमें ये बात समझनी होगी कि जो पाइथन लैंग्वेज है, जो पाइथन लैंग्वेज है वो पाइथन इज ए डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली का मतलब समझ में आता है रन टाइम पर जिस तरीके की वैल्यू वेरिएबल को असाइन होगी उसी तरीके का वेरिएबल बिहेव करेगा। और साफ साफ यहाँ पर हमने लिख दिया है वी नीड नॉट डिफाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल, हमें कोई जरूरत नहीं है जब हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो। ओके, इंटरप्रेटर implicitly binds the value with its type। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ बात करते हैं पाइथन डेटा टाइप्स और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पाइथन लैंग्वेज में दो तरीके के डेटा टाइप्स हैं, एक तो है आपका म्यूटेबल डेटा टाइप्स और दूसरा है आपका कौन सा, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक को, स्ट्रिंग को और टपल को, और म्यूटेबल डेटा टाइप में हम पढ़ेंगे लिस्ट को, डिक्शनरी को और सेट को। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो अपनी अंदर जो एलिमेंट्स इसके हैं उनको चेंज ना कर पाए। अगर हम रन टाइम पर इनको चेंज करना चाहें, इन नंबर को चेंज करना चाहें तो हम इनको चेंज ना कर पाए तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब जिसको हम चेंज कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, या हम इस फिगर के माध्यम से डेटा टाइप को समझ सकते हैं। डेटा टाइप्स इन पाइथन लैंग्वेज कौन से होते हैं, नंबर्स। नंबर्स में भी किसको हम कहते हैं, इंटीजर को, फ्लोटिंग पॉइंट को और कॉम्प्लेक्स को, और इसमें पढ़ेंगे बुलियन को। दूसरा डेटा टाइप जो होता है वो सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे किसको, स्ट्रिंग को, लिस्ट को, टपल्स को। तीसरा होता है सेट, नेक्स्ट होता है नन, फिर होता है मैपिंग। मैपिंग में हम किसको पढ़ेंगे, डिक्शनरी को। देखिए जो डिक्शनरी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाइथन में, डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ काम होता है इस डिक्शनरी के ऊपर, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आईएनटी, इंटीजर डेटा टाइप। ये साइन इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं 10 to 29, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती हैं। लॉन्ग इंटीजर होता है, इंटीजर से बड़ा, ठीक है, कोई नंबर है तो लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर यूज्ड फॉर ए हायर वैल्यूज, हायर रेंज ऑफ वैल्यू लाइक दिस, इस तरीके से। तो हम ये लास्ट में क्या लगा देते हैं, एल लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, फ्लोट वैल्यू। देखिए फ्लोट वैल्यू का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट आ जाए, 9.902, इस तरीके की फ्लोट वैल्यू होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस तरीके से लिखे जाए, 2 + 14j
2.0 प्लस 2.3j, इस तरीके की जो नंबर्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप में आते हैं। इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये सब किसके टाइप है? न्यूमेरिक डेटा टाइप के। आइए समझते हैं इंटीजर को। इंटीजर जो डेटा टाइप है, in Python 3 there is no upper bound on integer number, which means we can have the value as large as our system memory, है ना। Python 3 में हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, उसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कितना भी बड़ा नंबर हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से जैसे एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, सपोज दैट एक वेरिएबल लिखा a और इसको वैल्यू दे दी 101, इस तरीके से एक वेरिएबल लिखा b और इसको वैल्यू कुछ इस तरीके से दे दी। कितनी भी बड़ी वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, एंड सो ऑन, एंड देन इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पर प्रिंट करा लिया, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप इसका टाइप पता करना चाहते हैं तो वो टाइप फंक्शन आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। क्या आउटपुट आएगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे? तो नम की वैल्यू कितनी है? 100। आपने कहा प्रिंट करिए नम को, तो कितना प्रिंट हो गया? 100। आपने कहा प्रिंट करिए डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नम इज, तो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नम इज, इस नम का डेटा टाइप क्या आएगा? इंटीजर, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ओके, नाउ बात करते हैं लॉन्ग की। तो देखिए लॉन्ग डेटा टाइप इज deprecated in Python 3, ठीक है, because there is no need for it. Since the integer has no upper limit, there is no point in having a data type that allow large upper limit than integer. इसका मतलब ये हो गया कि अब लॉन्ग 3 को हम पाइथन 3 में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये इंटीजर है इसका रेंज जो है, अपर बाउंड जो है वो सेट नहीं की गई है, कितना भी बड़ा नंबर हम ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है फ्लोट। तो फ्लोट को सभी बच्चे जान सकते हैं, वो नंबर जिसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट हो, जैसे 30.34.56, तो ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, एफ नम का मतलब होता है फ्लोट नंबर 34.45। मैंने कहा प्रिंट करो इसको, फिर मैंने कहा इसका डेटा टाइप प्रिंट करो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 34.45, एंड इसकी क्लास क्या आ जाएगी? फ्लोट आ जाएगी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर जो a प्लस आई वी की फॉर्मेट में मैथमेटिक्स में लिखते थे, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? a प्लस, ठीक है, कोई नंबर दे दो, b j ऐसे करके दे दो, इस फॉर्मेट में जो हम लिखते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसका जो a पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो b पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा है ये सीनम कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4j, तो 3 इज द रियल नंबर और 4 इज द कैसा नंबर है? ये इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आप इसके टाइप को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस तरीके से इसका टाइप प्रिंट कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा? इस तरीके से 3+4j एंड डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल सीनम इज क्लास कॉम्प्लेक्स आएगा। ओके, इस तरीके से। तो ये तो बात करी हमने नंबर्स की, नंबर डेटा टाइप की। ओके, अब कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं या ऑक्टल नंबर बोलते हैं या हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं। ये कैसे इनपुट लिए जाएंगे? तो देखिए, इन पाइथन लैंग्वेज वी कैन प्रिंट डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर यूजिंग द प्रीफिक्सेस। कैसे कैसे प्रीफिक्सेस हैं? देखिए, या तो आप इस तरीके से लिखिए 0+स्मॉल b, या आप लिखिए 0+कैपिटल B, तो बाइनरी नंबर को डिनोट करता है। ऐसी 0+ अगर ओ लिखेंगे या 0+कैपिटल O लिखेंगे तो ऑक्टल नंबर को डिनोट करता है, या 0+x लिखेंगे या 0+कैपिटल X लिखेंगे तो ये हेक्साडेसिमल नंबर को डिनोट करता है। आइए किस तरीके से लिखेंगे, देखिए एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, इंटीजर इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस। इस बाइनरी नंबर का मुझे क्या निकालना है? इंटीजर नंबर। तो देखिए मैं किस तरीके से इनपुट दे रहा हूँ, नंबर 0b101, ये कैसा नंबर है? बाइनरी नंबर को इनपुट देने का तरीका, इंटरप्रेटर को पता लग जाए कि ये कैसा नंबर है,
बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर की क्या पहचान है कि इसके आगे सर या तो जीरो बी लिखा होगा या फिर जीरो कैपिटल बी लिखा होगा। तो इसके आगे जीरो बी लिखा है तो ये बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा डेसिमल, दैट इज 5, इस तरीके से। ओके। ऐसी दूसरा नंबर है कि ऑक्टल नंबर की क्या पहचान है कि सर ऑक्टल नंबर के आगे ये लिखा होगा जीरो ओ या जीरो कैपिटल ओ, ऐसे इस तरीके से। तो ये लिखा है नंबर 2 जीरो ओ 32 और इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या है 26 है। ओके, इस तरीके से। ऐसी तीसरा नंबर हमने पता किया है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे लिखेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर का पहचान क्या होता है, जीरो स्मॉल एक्स या फिर जीरो कैपिटल एक्स और उसके आगे उसका नंबर, जैसे ये लिखा गया है। और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कराया तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 255। ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं टाइप फंक्शन का यूज करूं, टाइप फंक्शन का यूज करूं num3 पर, तो इसका टाइप क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा num3 और कैसे लिख दिया 0xff लिख दिया इस तरीके से, है ना। और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट करिए किसको, num3 को, num3 को, इस तरीके से। तो आउटपुट क्या आने वाला पहले तो ये देख लेते हैं। आउटपुट क्या है आपका 255, जो कि मैं आपको बतला रहा था। अब मैंने कहा कि इसका हमें क्या चाहिए, डेटा टाइप। तो प्रिंट टाइप फंक्शन को लिखे type टाइप और यहाँ पर num3 को पास करा दीजिए। अब देखिए num3 का जो टाइप होगा वो बतलाएगा। तो ये किस टाइप का है, ये है नंबर टाइप का। ठीक है, और नंबर में भी ये कैसा है, इंटीजर। ओके, इस तरीके का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये जितना भी हमने अभी स्टडी किया है, ये सब किसमें पढ़ा है हमने अभी, ये सब हमने पढ़ा है किसमें, न्यूमेरिक नंबर टाइप में। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है किसमें, न्यूमेरिक में। ये लिखा ना नंबर्स में ये। और नंबर्स में भी जिसकी हम बात कर रहे थे वो इंटीजर की या फ्लोट की या कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। तो इंटीजर नंबर भी तो बाइनरी नंबर हो सकता है, ऑक्टल नंबर हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका टाइप क्या आया, इंटीजर आया। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बूलियन डेटा टाइप की। तो बूलियन डेटा टाइप क्या है, देखिए, जिसको हम बूल नाम से जानते हैं, BOOL, इज ए सब टाइप ऑफ इंटीजर, इंटीजर का ही सब टाइप है। इट इज ए यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कांस्टेंट, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो, नॉन नल, नॉन एम्प्टी एंड बूलियन फॉल्स इज वैल्यू जीरो। ठीक है, तो जो बूलियन डेटा टाइप होता है उसकी दो ही वैल्यू होती है। अगर ए एक वेरिएबल है और इसकी वेरिएबल की वैल्यू आपने ट्रू रख दी तो ये हमेशा कैसा रहेगा, ट्रू। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू आपने फॉल्स रख दी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो बूलियन जो वैल्यू होती हैं उनकी, बूलियन जो डेटा टाइप होता है उनकी दो ही वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स होती है। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप प्रोग्रामिंग में देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। ए इज इक्वल टू मैंने लिखा ट्रू, ऐसे मैंने कहा प्रिंट करिए किसको, ए को। तो देखो ए की क्या वैल्यू प्रिंट होके आएगी, ए की वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी, ट्रू। अगर आप यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज कर देते हैं टी, तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर आ जाएगी। क्या, ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख दूं तो ए की वैल्यू क्या ट्रू प्रिंट होके आएगी, जी नहीं, नंबर प्रिंट होके आएगा 1। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख दूं तो क्या प्रिंट होके आएगा, ट्रू। ठीक है, इस तरीके से। क्या आप बता सकते हैं मैं इसका टाइप चेक कर सकता हूँ इस तरीके से, प्रिंट, मुझे बताइए ए का टाइप क्या है, TYP टाइप ऑफ ए, ए का टाइप क्या है, ए का टाइप क्या है भाई, देखो क्या लिखा है, बूलियन टाइप का है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नाउ इसके बाद जो हमारा डेटा टाइप आता है वो कौन सा आता है भाई, देखो
कौन सा आता है इसके बाद? डेटा टाइप। हमने नंबर्स पढ़ लिया, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन पढ़ लिया। अब किसका नंबर है? सीक्वेंस का। अब हम सीक्वेंस को पढ़ना जा रहे हैं। सीक्वेंसेस किसको कहते हैं? चलिए सीक्वेंसेस को पढ़ते हैं भाई। देखिए सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इन पाइथन a sequence is a type of data structure that represent an ordered collection of elements। इस लाइन को समझो। सीक्वेंस क्या है? ordered collection of elements है। it can contain any combination of data types including numbers, string and other objects। ठीक है, जो सीक्वेंस में हो सकता है वो क्या हो सकते हैं? नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं और अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। पाइथन लैंग्वेज में तीन टाइप के सीक्वेंसेस हैं। एक तो है लिस्ट, दूसरा है आपका टपल और तीसरा है आपका क्या? स्ट्रिंग। ये तीन टाइप के क्या हैं? आपके सीक्वेंसेस हैं या सीक्वेंस डेटा टाइप हैं। तो पहले स्टडी करते हैं लिस्ट की। लिस्ट क्या है तो समझते हैं। ए लिस्ट इज ए म्यूटेबल सीक्वेंस विच मीन्स दैट इट्स एलिमेंट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कोमा। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक लिस्ट बनाई, एबीसी नाम से एक लिस्ट बनाई। ठीक है, इस लिस्ट की पहचान क्या है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होगी और इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा पहला एलिमेंट 20 है, दूसरा एलिमेंट 20.50 है, तीसरा एलिमेंट मेरा एबीसी है, फोर्थ एलिमेंट मेरा 17 है, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 15 है। तो आप देख सकते हो एबीसी एक लिस्ट है जिसके अंदर ये डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स रखे हुए हैं। पहला एलिमेंट इंटीजर, दूसरा जो है फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग है, फिर ये इंटीजर, फिर इंटीजर है। ठीक है, और ये जितने भी एलिमेंट है सेपरेटेड बाय कोमा है। तो यही लिखा है, a list is a mutable sequence which means that its element can be changed after creation। it's represented by square bracket and each element is separated by comma। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक एबीसी लिस्ट बनाई। एबीसी इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा मैं? स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा है 20.40, फिर मैंने यहाँ पर लिखा एबीसी, फिर मैंने यहाँ पर लिखा सपोज दैट 34। एक लिस्ट बना ली इस तरीके की। ठीक है, नाउ ये यहाँ पर कोमा है, सेपरेटेड बाई कोमा। ठीक है, इस तरीके से 10 या ऐसे कर लो, ये सेपरेटेड ऐसे था, यहाँ पर पॉइंट लगा था। अब मैंने कहा इसको प्रिंट करिए, तो आप क्या लिखेंगे? सिंपल सा प्रिंट करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि एबीसी की क्या वैल्यू हमारी आई है वो बताइए। ठीक है, तो एबीसी क्या थी? एक लिस्ट थी, तो ये लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो देखो आप आंसर देख रहे होंगे, लिस्ट को एज इट इज इसने क्या कर दिया? यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ओके, अब आप ये पता करना चाहते हैं कि क्या लिस्ट वाकई में डेटा टाइप है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप? टाइप फंक्शन को, TYPE, और टाइप के अंदर क्या पास करा देंगे? ABC, इस तरीके से। ठीक है, और देखेंगे इसका रिजल्ट, और ये हमें बताएगा कि जो ABC आपकी है वो किस टाइप की है? लिस्ट टाइप की है। लिस्ट को कहा गया है कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो अंदर इसके एलिमेंट्स रखे हैं 10, 20.40, ABC और 34, क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, आप इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के लिए आपको इसका सीक्वेंस समझना होगा। क्या समझेंगे? कि इसका जो सीक्वेंस होता है, इसका जो सीक्वेंस होता है वो बेटा ये होता है, देखो कि सपोज दैट आपकी एक लिस्ट थी जो आपने बनाई थी। लिस्ट, एक लिस्ट आपने बनाई थी एबीसी नाम से। इस एबीसी नाम से जो लिस्ट बनाई थी इसमें एक एलिमेंट रखे थे ऐसे 10, 20, 30, और यहाँ पर रख दिया था एबीसी, यहाँ पर रख दिया था सपोज दैट 20.50, ऐसे करिए। तो हमें समझना होगा कि जो 10 एलिमेंट है ये कौन सी पोजीशन पर सेट है? ये पोजीशन सेट है 0। जैसे आपने एरे में पढ़ा था, ये कौन सा सेट है? 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर सेट है। तो आपने सी लैंग्वेज में एरे पढ़ा था,
तो आपने जब एरे डिफाइन किया था तो इस तरीके से एक एरे डिफाइन किया था, ठीक है। और आप इसको पढ़ते थे ए ऑफ 0, इसको पढ़ते थे ए ऑफ 1, ऐसे करके इंडेक्स नंबर ए ऑफ 2, ऐसी ये वाला पोजीशन क्या थी, ए ऑफ एन थी, इस तरीके से। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज दैट इस 30 को मुझे चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूँ? तो पहले मुझे इसका इंडेक्स नंबर लेना होगा। क्या है इंडेक्स नंबर? ए बी सी का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। इस 2 पर मैं क्या वैल्यू चाहता हूँ? मैं तो ये चाहता हूँ इसकी जगह आगरा लिखा हुआ आ जाए ऐसे। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप प्रोग्राम के अंदर देखिए। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब मैंने इसके अंदर चेंज किया ए बी सी। मैंने कहा कौन सा? ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है। इस 2 की जगह पर जो ए बी सी लिखा हुआ है, ये एक काम कर लेते हैं, इसमें वैल्यू बढ़ा लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर 98 रख दिया, तो 0, ये 1, ये 2, ये 3, यानी थर्ड पोजीशन पर जो 34 रखा हुआ है, उसकी जगह पर क्या आ जाए? आगरा आ जाए, इस तरीके से। तो मैंने चेंज कर दिया और मैंने कहा इसको प्रिंट करो। अब ए बी सी की वैल्यू को आप प्रिंट करें तो ए बी सी क्या प्रिंट करेगा? देखते हैं आंसर इसका। देखिए, पहली वाली जो प्रिंट है वो लिस्ट ये है, जो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ये तो ऊपर वाली लिस्ट को प्रिंट करेगा, तो इसने ये वाली प्रिंट कर दी। लेकिन जो यहाँ पर ए बी सी 3 थर्ड पोजीशन पर हमने आगरा को चेंज कर दिया था और उसके बाद हमने कहा ए बी सी लिस्ट को चेंज कर प्रिंट करो। तो आप इसको ध्यान से देखें, 34 के प्लेस पर क्या प्रिंट होके आ गया? आगरा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिस्ट होती है वो कैसा डेटा टाइप है? म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टप्पल को। टपल्स क्या है? जैसे आपने लिस्ट पढ़ा ऐसे ही टपल है। टपल की क्या पहचान है? देखिए, ए टपल इज एन इम्यूटेबल सीक्वेंस। इम्यूटेबल का मतलब जिसके अंदर कोई चेंज ना हो पाए उसको हम इम्यूटेबल बोल सकते हैं। विच मीन्स दैट इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, यानी क्रिएट करने के बाद अगर हम इसको चेंज करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। It is represented by parentheses and each element is separated by comma। तो क्या पहचान है कि जो टपल होगा वो भाई इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज होगा और सेपरेटेड बाई कोमा इसके अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब देखिए, ये जो लिस्ट बनी हुई है, मैं इस लिस्ट से अगर ये वाला ब्रैकेट हटा दूं और इस तरीके से ये वाला ब्रैकेट लगा दूं, तो क्या ये टपल बन चुका है? मैं इसको यहाँ पर क्या लगा दूं? कमेंट कर दूं। मैं इसको रन कराना नहीं चाहता अभी, बाद में देखेंगे। तो एबीसी को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो देखिए एबीसी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसका टाइप हमें बतलाइए, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, मुझे इसका टाइप बतला दो भाई। टाइप TYPE, टाइप किसका? टाइप एबीसी का। जो पहले लिस्ट थी, अब ये लिस्ट ना होकर के अब क्या है? तो ये बताएगा कि ये भाई एक टपल है। देखो ये आया आंसर यहाँ पर, ये क्या है? एक टपल है। ओके, अब आपने कहा कि मैं तो चेंज करना चाहता हूँ। एबीसी में जो थर्ड पोजीशन पर लिखा है, क्या लिखा है? थर्ड पोजीशन पर 0, 1, 2, 3, 34, इसकी जगह आगरा आ जाए। तो मैंने यहाँ पर आगरा चेंज किया और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट को चला दिया। तो क्या ये चेंज हो पाएगा? तो देखते हैं। देखिए, ये चेंज नहीं हो पाया। क्यों? क्या लिख दिया यहाँ पर? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये जो आप असाइनमेंट यहाँ पर दे रहे हैं, इसको ये सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि रन टाइम पर हम अगर एक बार टपल हमारा क्रिएट हो चुका है और हम ये चाहें इसके एलिमेंट को चेंज कर दें, तो वो एलिमेंट आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको कहा गया है इम्यूटेबल। क्या कहा गया है इसको? इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप है आपका? स्ट्रिंग। देखिए, ये स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर
करेक्टर्स, जाहिर सी बात है जो स्ट्रिंग होगी वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स ही होगी। इट इज़ इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब इसके एलिमेंट भी चेंज नहीं हो सकते, विच मीन्स दैट इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आइदर सिंगल और डबल क्वोट्स। या तो इसको सिंगल क्वोट्स में बंद कर सकते हैं या फिर डबल में। जैसे आपने लिखा ABC, तो ये सिंगल क्वोट्स में, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डबल क्वोट्स में, इस तरीके से। और इसके एलिमेंट भी क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। देखो इस तरीके से, सपोज दैट यहाँ पर ABC की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी आगरा, इस तरीके से लिख दी, और मैंने कहा ABC को प्रिंट करो, इसका टाइप बताओ। तो देखो ABC की वैल्यू क्या आ गई, आगरा, और इसकी क्लास क्या आ गई, स्ट्रिंग क्लास यहाँ पर आ गई। और अगर आप इसको चेंज करना भी चाहें तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ABC की अगर आप ये कहो कि मुझे दूसरे पोजीशन पर मुझे तो T लेटर चाहिए ये, और मैं यहाँ पर कहूँ इसको प्रिंट करो, तो क्या आप इसको प्रिंट कर पाएंगे, प्रिंट ABC इज इक्वल टू, और मैंने कहा ABC को प्रिंट करो, तो देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, एरर। देखो ये आ गया, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब ये जो वाली लाइन लिखी हुई है ये स्ट्रिंग में असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करती। तो ये लाइन आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ sequences can be accessed using indexing, ये मैं बता चुका हूँ इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, which start at 0 for the first element, and स्लाइसिंग का मतलब ये होता है एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को प्रिंट कराना। जैसे जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा लखनऊ लिख दिया, मैंने कहा इसकी एक सब स्ट्रिंग निकालो, क्या, नो निकालो, KNOW। तो ये कैसे निकलेगा, इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। या मैंने कहा सी के इसमें से एक स्ट्रिंग निकालो, तो कैसे निकलेगा, उसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। तो विच अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट ए पोर्शन ऑफ द सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे माई लिस्ट 0 है, वुड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, एंड माई स्ट्रिंग 2:5, 2:5 का मतलब है दूसरे करेक्टर से और 5 करेक्टर तक जो आपको मिल रहा है उसको प्रिंट करा दो। देखो लिखा है वुड रिटर्न द करेक्टर फ्रॉम द थर्ड टू फिफ्थ पोजिशन ऑफ इन द स्ट्रिंग। देखिए थर्ड क्यों कहा गया है, थर्ड इसलिए कहा गया है कि फर्स्ट तो होगा 0 पर, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो देखिए 1 2 3, यानी थर्ड पोजीशन से कहाँ तक, फिफ्थ पोजीशन तक, इसलिए इसको बोला गया है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आइए कुछ अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्या आप मुझे बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम्स आर इनवैलिड। इस टेबल में कौन कौन से नेम ऐसे हैं, कौन कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो इनवैलिड है। क्या ये इनवैलिड है, क्या ये इनवैलिड है, या ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, या ये वाला इनवैलिड है, या ये वाला इनवैलिड है, इनमें से कौन सा इनवैलिड है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अगर num1 की वैल्यू 4 दी गई है और num2 की वैल्यू लिखी गई है num1 + 1, num1 = 2 लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट num1, num2, तो क्या आउटपुट आएगा, आप मुझे यहाँ पर बतलाएंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसको एक काम करिए, यहाँ से इसको कहाँ ले जाइए, यहाँ पर अपने एडिटर पर ले जाइए और वहाँ पर इसको रन करके देखिए, और रन करके जो भी आउटपुट होगा आप मुझे बतलाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, num1, num2, 2, 6, आप बता सकते हैं कौन सा असाइनमेंट है ये, मल्टी वैल्यू असाइनमेंट है, ठीक है, मल्टी वेरिएबल असाइनमेंट। मल्टीपल वेरिएबल है num1, num2, 2, 6, इस num1 को वैल्यू क्या मिलने वाली है 2, और num2 को क्या वैल्यू मिलने वाली है 6, इस तरीके से। और फिर इस तरीके से लिखा गया है num1, num2 = num2, num1 + 2, और फिर मैंने कहा है कि प्रिंट करिए num1, num2 को। ओके, तो इसका आउटपुट आप मुझे बतलाएंगे, इसका आउटपुट
क्या आएगा, कमेंट करके आप मुझे आउटपुट बतलाएंगे कि इसका आउटपुट ये आएगा। ओके, नाउ सी, पार्ट सी में देखिए लिखा गया num1 num2 की वैल्यू 2 3 है। फिर लिखा गया num3 num2 इज इक्वल टू num1 num3 प्लस 1, और फिर यहाँ पर तीनों का पूछा गया है। तो इसका आउटपुट भी जो आएगा आप मुझे बतलाएंगे कमेंट करके, इसका आउटपुट ये आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इज इक्वल टू 4 num2 इज इक्वल टू 3 num3 इज इक्वल टू 2। यानी num1 num2 num3 की वैल्यू हमें दी गई है और यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया गया है num1 प्लस num2 प्लस num3, इस तरीके से। मुझे बताइए num1 की वैल्यू क्या आएगी। इस बी केस में प्रिंट num1 की वैल्यू बताइए। फिर इसमें मुझे बताइए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिसिंग है, मैं पूरा कर देता हूँ। प्रिंट num1, num1 की वैल्यू क्या आएगी, इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा। ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आउटपुट ये आने वाला है। डी, डी का आउटपुट क्या आएगा, num1 स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ रही, क्या आउटपुट आएगा। फिर ये पूछा गया प्रिंट 4.00 स्लैश 2.0 प्लस 2.0, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, रन करके देखिए, ऐसे इसको रन करके देखिए, एक एक्सप्रेशन है और प्रिंट num1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको रन करके देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। इन सारे क्वेश्चनों को रन करके देखिए और मुझे इनका आउटपुट बतलाइए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता मुझे कमेंट में लिख करके बतला दें कि ये क्वेश्चन सर आप दोबारा से बतला दें, तो उसको मैं आपके सामने सॉल्व करके उसका आंसर आपको बतला दूंगा। तो ये था बच्चों आज डेटा टाइप का पार्ट 1, डेटा टाइप का पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका कल। ओके, थैंक यू।